नमस्ते दोस्तों। चलिए आज थोड़ा सा डिकोड करते हैं नेचर के इंजन को। मतलब एक इकोसिस्टम। आखिर ये चलता कैसे है, कौन से हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पर ये पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। ओके, तो सीधे टॉपिक में जाते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कभी सोचा है आपने, एक घने जंगल में या एक शांत से तालाब में जो सारी की सारी एनर्जी सूरज से आती है, वो आखिर जाती कहाँ है? इस सवाल का जवाब दोस्तों छुपा है इकोसिस्टम के दो सबसे ज़रूरी फ्लोज में। एक है एनर्जी का फ्लो और दूसरा है मैटर का फ्लो। बस यही दो चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला रही हैं। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या? एक सिंपल सी एनोलॉजी। सोचो, जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो एक वन वे स्ट्रीट जैसा है, बिल्कुल सीधा रास्ता। एनर्जी सूरज से आती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उसे यूज करते हैं और फिर हीट बनकर सिस्टम से गायब। इट्स अ वन वे ट्रिप, नो रिटर्न टिकट। पर दूसरी तरफ है मैटर का फ्लो। यह है एक राउंड अबाउट की तरह। न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से पौधों में जाते हैं, पौधों से जानवरों में, और फिर जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उन्हें वापस मिट्टी में भेज देते हैं। ये साइकिल, ये राउंड अबाउट हमेशा चलता रहता है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं कि एनर्जी का सर्कुलेशन नॉन साइक्लिक है। मतलब वो आई, इस्तेमाल हुई और चली गई, कभी सूरज तक वापस नहीं जाती। लेकिन मैटर का सर्कुलेशन साइक्लिक है। इसका मतलब मैटर इकोसिस्टम का एक परमानेंट रेजिडेंट है। वो कभी सिस्टम से बाहर जाता ही नहीं, बस अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है, तो अब जब हम इन दो अलग अलग फ्लोज को समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि नेचर इनको कंट्रोल करने के लिए आखिर किन नियमों का इस्तेमाल करती है। यही हैं इस खेल के असली रूल्स। हर सिस्टम के कुछ नियम होते हैं, राइट? तो नेचर के भी हैं, और नेचर का खेल भी इन्हीं नियमों पर चलता है। आइए तीन सबसे जरूरी नियमों को देखते हैं। सबसे पहला नियम है होम्योस्टेसिस। बेसिकली ये सिस्टम का खुद को बैलेंस में रखने का तरीका है। अगर कोई गड़बड़ होती है ना, तो सिस्टम उसे खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। और तीसरा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि हर चीज का बैलेंस जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लड ले आएगा, और बहुत कम पानी से सूखा पड़ जाएगा। तो आखिर ये नियम काम कैसे करते हैं, इसे एक्शन में देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फूड चेन को समझना। और फूड चेन को समझने के लिए सबसे बेस्ट है एक इकोलॉजिकल पिरामिड। जरा इस पिरामिड को देखिए। इसका हर एक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अगर सबसे नीचे यानी प्रोड्यूसर्स के पास मान लीजिए 1000 ग्राम मैटर है, तो अगले लेवल पर यानी हर्बीवोर्स तक सिर्फ इसका 10वां हिस्सा यानी 100 ग्राम ही पहुंचता है। फिर उसके ऊपर कार्निवोर्स के लिए सिर्फ 10 ग्राम, और सबसे ऊपर ओमनीवोर्स तक आते आते सोचिए सिर्फ 1 ग्राम बचता है। कितनी तेजी से मैटर और एनर्जी कम हो रही है हर लेवल पर। तो इस जबरदस्त कमी के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे है मशहूर 10% लॉ। इसे 1942 में रेमंड लिंडमैन ने फॉर्मुलेट किया था, इसलिए इसे लिंडमैन्स लॉ भी कहते हैं। और यह नियम सीधे सीधे बताता है कि एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ 10% आगे जाती है, तो बाकी 90% एनर्जी जाती कहाँ है? ये 90% एनर्जी दोस्तों वेस्ट नहीं होती, वो उस जीव को जिंदा रखने में ही खर्च हो जाती है। सोचिए, खाना पचाने यानी डाइजेशन में, सांस लेने यानी रेस्पिरेशन में, और चलने फिरने यानी लोकोमोशन में, इन सारे जरूरी कामों के बाद जो थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाती है, वही अगले लेवल को ट्रांसफर होती है। और इसी 10% के नियम से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। आप इसे नेचर का एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जो बताता है कि कोई इकोसिस्टम एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर करने में कितना काबिल है, कितना एफिशिएंट है। अब ये टेबल काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। देखिए, एक टिपिकल इकोसिस्टम, मतलब जो नेचुरली चलता है, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 10%। हाँ, सिर्फ 10। जबकि एक मैनेज्ड इकोसिस्टम, सोच लीजिए हमारे खेत, जिसे हम इंसान कंट्रोल करते हैं, वो डबल यानी 20% तक एफिशिएंट हो सकता है। पर, और ये एक बहुत बड़ा पर है, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी यानी जीवम की वैरायटी टिपिकल इकोसिस्टम में रिच होती है, जबकि मैनेज्ड इकोसिस्टम में आते आते पुअर हो जाती है। अब हम इस इंजन के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं, उसके आउटपुट की, यानी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये हमें बताता है कि एक इकोसिस्टम कितनी तेजी से बायोमास यानी जिंदा चीजों का मैटर बना और स्टोर कर रहा है। ओके,
इसके दो मेन टाइप्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कनेक्शन प्रोड्यूसर से है, मतलब हमारे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से कितनी तेजी से खाना बना रहे हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जुड़ी है कंज्यूमर से, यानी जानवर उस खाने को खाकर कितनी तेजी से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। सिंपल, राइट? तो इस पूरी डिस्कशन का द बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि किसी भी इकोसिस्टम की सेहत उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। एक हेल्दी सिस्टम वो है जो एनर्जी को ठीक से आगे बढ़ाए और तेजी से बायोमास प्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। जैसा हमने देखा, हम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज्ड इकोसिस्टम्स बना रहे हैं। ये ज़्यादा एफिशिएंट तो हैं, नो डाउट, पर इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस एफिशिएंसी की रेस में क्या हम अपनी प्राकृतिक विविधता, अपनी नेचुरल डाइवर्सिटी को खो रहे हैं, और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।